जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न करने वाले हैं। आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए आप लोगों को पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके स्कोर बताना है कि इन 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आज की इस क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है वो है, वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, जनरल मनोज पांडे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर हरि कुमार, जनरल अनिल चौहान। तो आप लोगों को बताना है वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो आपको याद रखना है वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है जो जनरल अनिल चौहान है ये आपके वर्तमान में सीडीएस हैं, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेने। आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा दूसरा रहने वाला है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, एनी बेसेंट, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को याद रखना है WC बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो आप लोगों को बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी आप लोगों को याद रखना है, इसकी स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। आपके पेपर में ये काफ़ी बार पूछा गया, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको बताता चला हूँ। ये सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। आज की क्लास का जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, फिनलैंड, ब्राज़ील, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है जो आपका ये थाईलैंड है इसे आपको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, जापान, बर्मा, सिंगापुर, इंग्लैंड। तो आपको बताना है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब हुई थी? तो आप लोगों को याद रखना है 1942 में हुई थी। और किस मंथ में हुई थी आपको ये भी याद रखना, 1942 में अगस्त में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना और इस क्लास का पूरा PDF आप लोगों को विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। जितनी भी मैं आपको क्लासें करा रहा हूँ सारी क्लासें आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। जब आप सारी क्लासें अच्छे से करते रहोगे तो आप पेपर में एक अच्छा स्कोर जरूर कर आओगे, क्योंकि मैं आपको उसी टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, संसद में कुल कितने अंग हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 2, 4, 3, 5। तो आपको बताना है संसद में कुल कितने अंग हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, संसद में टोटल 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं संसद में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सबसे पहले आपका एक तो लोकसभा आता है, एक तो आपका राज्यसभा आता है, उसके बाद आपका संसद में एक राष्ट्रपति होता है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है संसद में टोटल 3 अंग होते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और आपको ये भी याद रखना है संसद में टोटल जो सदन होते हैं ये 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। संसद में 2 सदन होते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद कर लेना। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही प्रश्न करा रहा हूँ। जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ आप लोग सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं,
पैरा भाला फेंक, पैरा तीरंदाजी, पैरा निशानेबाजी, पैरा ओलंपिक। तो आपको बताना है शीतल देवी का संबंध किस खेल से है। तो आपको याद रखना है शीतल देवी का संबंध पैरा तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है फील्ड मार्शल किस सेना की रैंक है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना फील्ड मार्शल किस सेना की रैंक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है भारतीय थल सेना की एक रैंक होती है फील्ड मार्शल। ये सबसे ऊंचा पद होता है। तो आपको याद रखना है जो फील्ड मार्शल रैंक होती है सबसे ऊंचा पद होता है भारतीय थल सेना में। सबसे ऊंचा पद आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को हर क्लास का PDF विद आंसर सहित दिया जाता है। वहाँ से आप लोग अपना रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहेंगे। आप लोग सारी क्लासों को कंप्लीट ज़रूर करते रहें जितने भी लोग इस साल 2025 में आर्मी का पेपर देने वाले हैं। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है इनमें से कौन सा राज्य बिहार से अलग हुआ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर बताना है इनमें से कौन सा राज्य बिहार से अलग हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको याद रखना है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है जो बिहार से अलग राज्य हुए थे वो आपको याद रखना है एक तो आपका उड़ीसा हुआ था। एक आपका उड़ीसा हुआ था। कब हुआ था आपको याद रखना है ये 1936 में हुआ था। तो बिहार दो राज्यों से अलग हुआ था एक तो उड़ीसा से और एक तो झारखंड से। झारखंड से कब हुआ था तो आपको ये भी याद रखना है झारखंड से आपका सन 2000 में ये अलग हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है बिहार दो राज्यों से मिलकर बना है। ये जो अलग हुआ था सबसे पहले तो उड़ीसा से हुआ था 1936 में। उसके बाद झारखंड से सन 2000 में अलग होकर बना था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं यमुना नदी, गोदावरी नदी, कोसी नदी, कृष्णा नदी। तो आपको बताना है कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कोसी नदी जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। तो आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे जिस टाइप के आपको मैं प्रश्न करा रहा हूँ। जिस टाइप के आपको मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल से आपकी सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है क्षोभ मंडल से मौसम से संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है संबंधित घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल से। आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करके इन सारे प्रश्नों को ढूंढ कर फिर उसके बाद मैं PDF बनाकर फिर उसके बाद मैं आपकी क्लास को रिकॉर्ड करता हूं तब आप तक ये क्लास पहुंचती है। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 82.14%, 74.04%, 94%, 65.46%। तो आप लोगों को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है 74.04%, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है जो आपकी केरल की साक्षरता दर थी ये आपकी 94% थी। केरल की साक्षरता दर तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है केरल की साक्षरता दर थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जितने भी लोग इस साल 2025 में आर्मी का पेपर देने वाले हैं तो उन लोगों को इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है हाल ही में पहलगांव में आतंकी हमला
हुआ है, यह किस जगह पर हुआ है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो आप लोगों को बताना जो हाल ही में पहलगाँव में आतंकी हमला हुआ है, यह किस जगह पर हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, ये आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके पेपर में पहलगाँव से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये अभी टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पहलगाँव के बारे में सारी चीज़ों को समझ लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, भारतीय थल सेना दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जयपुर, पुणे, उधमपुर, कोलकाता। तो आप लोगों को बताना है भारतीय थल सेना दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका पुणे में हो जाएगा। तो आप लोगों से अगर पेपर में पूछा जाएगा भारतीय थल सेना दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पुणे में अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद जो उधमपुर में है वो आपका उत्तरी कमान का मुख्यालय आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उत्तरी कमान का मुख्यालय है उधमपुर में आपका उत्तरी कमान। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका कोलकाता में है ये आपका पूर्वी कमान का मुख्यालय है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इसी टाइप के आपके पेपर में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आपसे दक्षिणी कमान का मुख्यालय पूछा जाएगा तो आपको पुणे को टिक करना है। अगर आपसे उत्तरी कमान का मुख्यालय पूछा जाएगा तो अब आपको उधमपुर पर टिक करना है। अगर वहीं पर पूर्वी कमान का मुख्यालय पूछा जाए तो आपको कोलकाता अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद करते चलना है। मैं आपको जितनी भी अलग से जानकारी बता रहा हूँ, इस सारी जानकारी आपको अलग कहीं पर कॉपी पर नोट करते चलना है या फिर अपने दिमाग में अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि जितनी मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ सारी जानकारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 2 मई, 18 अप्रैल, 27 अप्रैल, 1 मई। तो आपको बताना है कि विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया था। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका प्रश्न नंबर 15, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं लूनी नदी, साबरमती नदी, मूसी नदी, झेलम नदी। तो आपको बताना हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, ये आपका मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा है। आपको याद रखना है जो आपका साबरमती नदी है ये आपका मतलब अहमदाबाद के किनारे बसा है। अहमदाबाद आपका साबरमती के किनारे बसा है। अहमदाबाद आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपके जो झेलम नदी है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नगरों के किनारे बसे शहरों से प्रश्न आपके पेपर में जरूर हर वर्ष पूछा जाता है, तो आपको अच्छे तरीके से याद करते चलना है। साबरमती नदी के किनारे आपका अहमदाबाद बसा है। उसके बाद झेलम नदी के किनारे आपका श्रीनगर बसा है और हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? तो उसके जो ऑप्शन हैं चंपारण, सूरत, गांधीनगर, पोरबंदर। तो आपको बताना है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका चंपारण में शुरू किया था। चंपारण चंपारण जो है वो नील की खेती के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है चंपारण आपका नील की खेती के लिए जाना जाता है। इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोगों को याद रखना है जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था आपका, ये आपका शुरुआत इसकी हुई थी 1917 में। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1917 में हुई थी चंपारण में, और चंपारण नील की खेती के लिए जाना जाता है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन, पुणे पैकेट। तो आप लोगों को बताना है
कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आप लोगों को याद रखना है, ये आपका माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना, जो कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत हुई थी ये आपकी 1946 में की गई थी, कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत। उसके बाद आपको याद रखना है जो साइमन कमीशन है ये आपका 1928 में भारत आया था, तो आप लोगों को ये भी चीज़ अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है जो पुणे पैकेट है ये इसकी शुरुआत आपकी 1932 में हुई थी, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो उसके जो ऑप्शन है 1932, 1930, 1928, 1931। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो आपको याद रखना 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आपको याद रखना जो 1930 में है वो आपका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है जो 1930 में हुआ था वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, अवज्ञा आंदोलन। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको जितने मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है कालिंदी किस नदी का अन्य नाम है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं सतलज नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो आपको बताना है कालिंदी किस नदी का अन्य नाम है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है ये आपका यमुना नदी का अन्य नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका 2014 में कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उसके जो ऑप्शन हैं शांति, साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो आप लोगों को बताना है 2014 में कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब आपको शांति, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो उसके जो ऑप्शन हैं नई दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, लखनऊ। तो आप लोगों को बताना है भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब आपका नई दिल्ली में स्थित है। विश्व मौसम जो संगठन मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये आपका विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में स्थित है, तो आप लोगों को याद अच्छे तरीके से रखना है क्योंकि पेपर में आपके ये पूछा जा सकता है। विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय ये आपका जिनेवा में स्थित है, जिनेवा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 22, आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मैं आपको जितने प्रश्न करा रहा हूँ वास्तव में सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है जवार सुरंग या बनियाल सुरंग भारत में कहाँ है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु। तो आपको याद रखना जवार सुरंग या बनियाल सुरंग ये आपके भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ए बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उसके जो ऑप्शन हैं जिनेवा, नीदरलैंड, वाशिंगटन डीसी, मनीला। तो आपको बताना है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपका वाशिंगटन डीसी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोवा, चेन्नई, तमिलनाडु, मुंबई। तो आपको बताना है भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट जवाब आपको गोवा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना और लास्ट में कमेंट करके बताना पूरा क्लास समाप्त होने के बाद कि टोटल आपके 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न
मतलब फिर उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल पर चल रही है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आज की क्लास का जो हमारा 26 नंबर प्रश्न रहने वाला है वो है आपका शिप्किला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो शिप्किला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हिमाचल प्रदेश में शिप्किला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आपका एक जो आता है रोहतांग दर्रा, जो कि आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। उसके बाद आपको एक दर्रा और याद रखना है, उसका नाम है आपको बारालाचा दर्रा। ये भी आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है आर्मी के, तो आप लोगों को याद रखना है बारालाचा दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपके हिमाचल प्रदेश में तीनों दर्रे प्रमुख हैं, एक तो शिप्किला दर्रा, एक तो आपका रोहतांग दर्रा, एक का बारालाचा दर्रा। तो आपको ये तीनों दर्रे अच्छे तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 27, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है फिर उसका राइट आंसर बताना है। भारत के किस शहर को पूर्व का शिवराज कहा जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जैनपुर, नागपुर, लखनऊ, जमशेदपुर। तो आपको बताना है भारत के किस नगर को पूर्व का शिवराज कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों का होगा वो हो जाएगा आपको बताना ही आपको जैनपुर को कहा जाता है शिवराज। तो इस प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपका लखनऊ है इसे आपको नवाबों का शहर कहा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। उसके बाद आपको बताना है जो जमशेदपुर है ये आपका स्टील नगरी के लिए जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है जमशेदपुर को स्टील नगरी के लिए जाना जाता है। तो आप लोगों के पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको जितनी मैं क्लासें करा रहा हूँ सारी क्लासें अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना। जितनी भी लोग सारी क्लासें कंप्लीट करते रहेंगे वो लोग पेपर देने के बाद ज़रूर एक अच्छा स्कोर कर कर आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 15,200 किलोमीटर, 16,100 किलोमीटर, 17,500 किलोमीटर, 10,400 किलोमीटर। तो आपको बताना है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। इसके बाद आपसे इसमें एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर याद रखना है। भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? तो आप लोगों को बताना है भारत की तटीय सीमा की लंबाई है ये आपकी कितनी है? तो आप लोगों को याद रखना है इसकी जो तटीय सीमा की लंबाई है, तो ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है इसकी तटीय लंबाई कितनी है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है इसकी लंबाई 75 तो 16.6 किलोमीटर है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको जितने मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से हर क्लास में याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो 1857 की क्रांति का बैरकपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान। तो आप लोगों को बताना है 1857 की क्रांति का बैरकपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों को याद रखना है मंगल पांडे ने बैरकपुर से नेतृत्व किया था। उसके बाद आपको याद रखना है बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो आप लोगों को याद रखना है लखनऊ से नेतृत्व किया था। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका खान बहादुर खान है इन्होंने आपका बरेली से नेतृत्व किया था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है बरेली से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला कल मैं आपको जो क्लास कराऊंगा वो मैं आपको जीएस की क्लास कराऊंगा, मतलब सामान्य विज्ञान की क्लास कराऊंगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से उस क्लास को भी कर लेना। तो आप लोगों की एक साथ जीके और जीएस की
तैयारी होती जाएगी। इससे पहले मैं आपको जो 5 प्रैक्टिस सेट कराया हूँ जीएस के, तो आप लोग उन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वो सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैंने आपको जीके में सैनिक सीरीज में 10 प्रैक्टिस सेट कराए थे, उसी तरीके से मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट विज्ञान के भी कराए हैं। तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलें। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा रहने वाला और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, लिपुलेख दर्रा आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है जो लिपुलेख दर्रा है ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे आपको बताना है कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहले तो आपको एक माना दर्रा आपसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, ये भी एक उत्तराखंड का दर्रा है, माना दर्रा। उसके बाद आपको याद रखना है एक आपका नीति दर्रा है, जो कि आपके पेपर में ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, नीति दर्रा। उसके बाद आपको याद रखना है एक जो दर्रा है वो आप लोगों को एक आपका हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। तो ये तीनों दर्रे आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है लिपुलेख दर्रा, जो कि आपके पेपर में इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं, एक तो आपका माना दर्रा, एक तो नीति दर्रा, एक लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रे प्रमुख हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने जीएस के मतलब जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न किए थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक चल रही है, ठीक है ना। तो अपनी पढ़ाई आप लोग अच्छे तरीके से करते रहें। मैं आपको जितनी भी क्लासें करा रहा हूँ सारी क्लासें आपको अच्छे तरीके से याद करते चलना। और आप लोगों को हर क्लास का पीडीएफ विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल से दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी साथी आपके 2025 में आर्मी का पेपर देने वाले हैं, चाहे वो जीडी या फिर ट्रेडमैन या फिर डब्ल्यूएमपी, तो आप लोग इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचा देना। उन लोगों की इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। मैं आपको इसी टाइप के ही प्रश्न कराता रहूँगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।